क्या वाराणसी मूवी में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के दर्शन हो सकते हैं? क्या इस मूवी में टाइम ट्रेवल का कोई नया तरीका दिखाया जाने वाला है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसा कि क्रिस्टोफर नोलन हमेशा अपनी मूवीज में दिखाते हैं? हर मूवी में टाइम के साथ अलग तरह से खेलते हैं वो। सिनेमा के इतिहास में कुछ डायरेक्टर्स फिल्में बनाते हैं और कुछ दुनिया। कोडूरी श्रीशैला श्री राजामौली यानी कि अपने एस राजामौली साहब उसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। RRR की ग्लोबल सक्सेस के बाद अब बारी है एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो इंसानी सभ्यता के आरंभ और अंत को आपस में जोड़ने वाला है। इस वीडियो में हम राजामौली साहब के उस विजन को डिकोड करेंगे जो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल मैप पे हमेशा के लिए बदलने वाला है। अभी हाल ही में हैदराबाद में वाराणसी मूवी की कास्ट ने एक प्रेस मीट की, इंडियन मीडिया के साथ नहीं बल्कि स्क्रीन लैंटर्न कोलाइडर जैसे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के साथ। और इसी प्रेस मीट से हमें वाराणसी मूवी के बारे में कुछ नए फैक्ट्स पता चले जो आज आपके होश उड़ा सकते हैं। और वाकई होश उड़ गए तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, मैं चैलेंज देता हूं। अच्छा एक काम करो, पहले सब्सक्राइब कर लो अभी, अगर मजा ना आए तो पैसे वापस, वीडियो देखने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर सरफेस के बाद सीधा गहराई की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 1, टाइम ट्रेवल कंफर्म्ड। हम सब जानते हैं कि इस फिल्म में टाइम ट्रैवल होने वाला है। इसके ऊपर कई थ्योरीज बन रही थी। इसके टाइटल अनाउंसमेंट ग्लिम्स में त्रेता युग वाले सीक्वेंस में महेश बाबू एंड पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर्स को हमने हनुमान जी की पूंछ पे नोटिस किया था, विच क्लियरली शोज कि ये मूवी टाइम ट्रोटर होने वाली है डेफिनेटली। लेकिन इस चीज को प्रियंका चोपड़ा ने इस प्रेस मीट में कंफर्म कर दिया कि फिल्म सिर्फ अलग अलग टाइम पीरियड्स में नहीं दिखाई जाएगी। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हमें रामायण काल दिखाया जा रहा है फ्लैशबैक के तौर पर, बल्कि फिल्म में एक्चुअल में हमें टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा। ये क्लियर स्टेटमेंट है प्रियंका चोपड़ा का। ऑल्सो शी क्लियरली मेंशन्ड एन स्पेसिफिक टाइम पीरियड 2000 BC। फैक्ट नंबर 2, अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना तो बनता है। प्रियंका ने स्पेसिफिकली बोला है 2000 BC। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये एक मैच्योर हड़प्पन फेज था अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, यानी कि ये एग्जैक्ट वही समय था जब सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक पे थी एंड इसी टाइम पीरियड के आसपास उसका पतन शुरू हो गया था। अब यहां ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज या सूखा या सरस्वती नदी के सूखने की वजह से ये महान सभ्यता खत्म होने लगी थी और यहीं से कुछ लोग गंगा के मैदानों की तरफ शिफ्ट होने लगे थे। तो यहां से मेरी एक थ्योरी जन्म लेती है कि ऐसा हो सकता है फिल्म में राजामौली साहब ये दिखाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किसी नेचुरल कैलामिटी से नहीं बल्कि एक एस्टेरॉयड से हुआ था। शांभवी नाम का ये एस्टेरॉयड 2027 में आ रहा है, लेकिन इस तरह की कहानियों में अक्सर डिफरेंट टाइम पीरियड्स में इतिहास खुद को दोहराता है। 2000 BC में एक एस्टेरॉयड ने एक सभ्यता खत्म कर दी थी पूरी, और अब 2027 में एक और एस्टेरॉयड आ रहा है शांभवी नाम का जो एक और सभ्यता को खत्म करने वाला है एंड उसी को बचाने के लिए पूरी मूवी की कहानी में जद्दोजहद होती है। अब यहीं से कनेक्ट होता है हमारा फैक्ट नंबर 3। मैं शुरू से सोच रहा था कि राजामौली साहब ने इस मूवी का नाम वाराणसी क्यों रखा। वो हॉलीवुड को अपील करने के लिए कोई फैंसी नाम रख सकते थे, मुझे शुरू से ही ये नाम खटक रहा था। लेकिन अगर मेरी ये थ्योरी सही निकली तो ये तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाएगी। क्योंकि 2000 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होनी शुरू हो चुकी थी, तो वहां से कुछ लोग गंगा की तरफ शिफ्ट कर गए होंगे एंड उन्होंने ही वाराणसी नगर का निर्माण किया होगा गंगा किनारे। दैट्स वाई मूवी वर्तमान काल में वाराणसी में सेट है और वाराणसी के बारे में कहा जाता है कि ये प्रलय के बाद बचने वाली अकेली सिटी है, यानी सभ्यता की शुरुआत भी यहीं से होती है और अंत भी। तो सभ्यता का वही अंत हमें 2027 में देखने को मिलने वाला है वाराणसी के टाइम पे एंड मे भी एक नई शुरुआत भी देखने को मिल जाए इसकी मूवी में। क्योंकि राजामौली साहब ने कहा है कि पहले वो इसे 2 पार्ट्स में बनाने की सोच रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने यह आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिल्म 3 घंटे से ज्यादा लंबी होगी लेकिन एक ही पार्ट में कंक्लूड होगी। फैक्ट नंबर 4, अभी हमने बात की थी कि मूवी में टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ये टाइम ट्रैवल हमें जिस कैरेक्टर की वजह से देखने को मिलेगा वो ना तो महेश बाबू का कैरेक्टर होगा और ना ही पृथ्वीराज सुकुमारन का, बल्कि सुनने में आ रहा है कि प्रियंका चोपड़ा का जो कैरेक्टर है मंदाकिनी, वो फिल्म में सिर्फ एक आई कैंडी नहीं होने वाली। ऑब्वियसली राजामौली साहब की फिल्म है तो कैरेक्टर तो इंपॉर्टेंट होगा ही। तो प्रियंका यहाँ शायद एक चोर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं अकॉर्डिंग टू रूमर्स, जो कि एक टाइम ट्रैवल की होल्ड करती है, यानी कि इस कैरेक्टर के पास कुछ तो ऐसा है जिसके बिना टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। और यहाँ से इस फिल्म में हमें एक अलग तरह से टाइम ट्रैवल देखने को मिल सकता है जो हमने अभी तक किसी भी मूवी में नहीं देखा। सेम क्रिस्टोफर नोलन वाले पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसलिए हमने यहाँ माता छिन्नमस्ता वाले सीक्वेंस में प्रियंका के कैरेक्टर को ऊपर से गिरते हुए देखा, क्योंकि अगर ग्लिम्स के सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो यहीं से टाइम ट्रैवल शुरू हो रहा है। एंड प्रेस मीट में भी कहा गया है कि इस ग्लिम्स में हमने जो कुछ भी देखा वो एक्चुअल में मूवी की पूरी कहानी बता रहा है, बस उसको डिकोड करना बाकी है, जो कि हम यहाँ कर ही रहे हैं। फैक्ट नंबर 5, ये तो हम सब जानते ही हैं कि फिल्म में महेश बाबू रुद्र नाम के कैरेक्टर के साथ ही साथ श्रीराम का कैरेक्टर भी प्ले करने वाले हैं। राजामौली साहब ने कहा है कि उन्होंने अपनी
आज तक की फिल्मों की इंस्पिरेशन श्री राम के एपिक से ली है, लेकिन ये पहली बार है जब वो एक्चुअल में रामायण के एक एपिसोड को पर्दे पे दिखाएंगे। एंड ये लेजिट 25 मिनट का एक फुल फ्लेज सीक्वेंस होगा। एंड यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फिल्म के लिए महेश बाबू ने स्पेशली दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट मानी जाने वाली कलारियापट्टू मार्शल आर्ट को भी सीखा है। एंड अगर रूमर्स की माने तो फिल्म में महेश बाबू जब राम के रूप में हमें देखने को मिलेंगे तो वहां हमें श्री राम युद्ध स्थल में एक संपूर्ण योद्धा के तौर पे दिखेंगे। एंड वहां हम श्री राम को कलारीपयट्टू के कुछ मूव्स को इस्तेमाल करते हुए देख पाएंगे। एंड जिस हिसाब से राजामौली अपने कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं वो उन्हें लार्जर देन लाइफ बाद में बनाते हैं, पहले उन्हें वो ग्राउंड लेवल पे लड़ते हुए दिखाते हैं एक संपूर्ण योद्धा के तौर पे, और उसी से उनका ऑरा डिफाइन करते हैं स्क्रीन के ऊपर। फिर चाहे वो मगधीरा का काल भैरव हो, बाहुबली हो या फिर RRR के रामचंद्र का कैरेक्टर हो। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर वाराणसी मूवी में रामायण के सीक्वेंस में राजामौली श्री राम के कैरेक्टर को कलारीपयट्टू करते हुए दिखा दिया तो मैं बता रहा हूं जनता एक्साइटमेंट के मारे थिएटर में सिर्फ जय श्री राम चिल्लाएगी नहीं, बल्कि हो सकता है गूज़बम्प्स के मारे सीट पे खड़ी होकर चिल्लाने लगे। मैं ये सीक्वेंस सिर्फ सोच रहा हूं भाई अभी, और मेरी गर्दन पे चींटियां रेंग रही हैं। और यही नहीं, राजामौली का पागलपन और देखिए, महेश बाबू ने 6 महीने सिर्फ भागने की ट्रेनिंग ली है फिल्म के लिए, जिसमें कि उनके भागने के सिर्फ 2 शॉट्स हैं। साथ ही श्रीराम के रोल में उनके स्टैंडिंग पोस्चर के ऊपर भी स्पेशली काम किया गया है। इवन पृथ्वीराज सुकुमारन ने बताया कि एक शॉट के लिए सुबह 7:30 से शाम 6:30 बज गए थे। टोटल 94 टेक्स लिए थे राजामौली साहब ने। भाई ये आदमी काम को लेकर कितना ऑब्सेस्ड है। अब बताओ कोई क्यों ना एक्साइटेड हो इस फिल्म के लिए। मैं तो हो रहा हूं भाई, भयंकर तरीके से एक्साइटेड हो रहा हूं। अब आप बताओ, आपको ये वीडियो देखने के बाद एड्रेनलिन का रश मिला थोड़ा बहुत या नहीं? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक भी नहीं किया है तो काम आएगा आगे जाके, मैं बता रहा हूं। और हो सके तो वीडियो को हाइप भी कर दो एंड दबा के शेयर करो यार, जहां भी कर सकते हो, ट्विटर, रेडिट, इंस्टा, जहां मर्जी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।